नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। किसानों और सरकार के बीच आज चौथे दौर की होगी बातचीत। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ी। संदेश खाली हिंसा मामले में शिबू हाजरा गिरफ्तार। दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद टीएमसी नेता पर हुआ एक्शन। निर्वाचन आयोग चुनाव बॉन्ड के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के सभी विवरण करेगा प्रकाशित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, आयोग आगामी चुनावों में ईवीएम या मतपत्रों के माध्यम से मतदान पर शीर्ष अदालत निर्देश के अनुसार करेगा कार्य। भारत ने हैजा पीड़ितों की मदद के लिए जाम्बिया को भेजी दवाओं की दूसरी खेप। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत इस कठिन समय में जाम्बिया के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर दी बधाई, खुशी का किया इजहार। सीएम योगी ने कहा, अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो परंपरागत खेती के साथ ही आध्यात्मिक फसलों को बढ़ाना होगा। सरकार किसानों को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों का जायजा लिया और पीएम समेत अन्य वीआईपी मेहमानों के बैठने और अन्य सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। अयोध्या में करोड़ों रुपए से अधिक का होगा निवेश। पर्यटन में 3,129 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए, जिससे 6400 से अधिक युवाओं को मिल सकेंगे रोजगार के अवसर। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने यूपी में हड़ताल पर अगले 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। उन्नीस से 21 फरवरी तक 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 4300 जवानों की तैनाती की गई है। लखनऊ में फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनियां प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश के लिए उत्सुक हैं। इसी कड़ी में तेलंगाना की 4 दिग्गज फार्मा कंपनियों ने प्रदेश में करोड़ों रुपए के निवेश की तैयारी की है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन किया। कहा कि केवल राम मंदिर के कारण भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी, बल्कि एक व्यापक पार्टी के रूप में उभरकर भाजपा आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली की योजना बनाने के आरोप में 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में से कुछ के पास नकल की गलत पर्चियां मिली हैं। अलीगढ़ ताला तालीम की नगरी के चहुमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 को शासन से मिली मंजूरी। शहर में होगा 2500 करोड़ का निवेश। हाथरस में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 19 केंद्र पर हुई। 551 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाए गए। गोरखपुर उत्तर पूर्वी रेलवे यूपी पुलिस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के आगमन और प्रस्थान के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई। आगरा में आयोजित होने जा रहे 32वें अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव के तहत आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा वॉकाथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। लोगों को आमंत्रित करने के साथ स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन दौड़ने का संदेश दिया गया। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर व पश्चिमी भारत के कई इलाकों में बारिश तथा पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान शामिल है।
भारत और इंग्लैंड के बीच जारी तीसरे टेस्ट का आज चौथा दिन। दूसरी पारी में 196 रन के आगे खेलेगी भारतीय टीम। तीसरे दिन तक टीम इंडिया के पास 322 रनों की बढ़त। और अब समाचारों में आगे बढ़ते हैं। 2 दिनों तक चलने वाले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। क्या कुछ रहा पहले दिन विशेष, आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार को ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। सबसे पहले अधिवेशन में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। बीजेपी अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अध्यक्षीय भाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के संघर्ष को याद किया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हमारी पार्टी देश की 58% जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी की हैट्रिक लगेगी और एक बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनेगी। 2024 में मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी, 3rd टर्म आएगा और हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर तैयार होंगे, ये भी हमको ध्यान रखना है। हमारे कुछ विरोधी पार्टी के लोग बड़े अर्थशास्त्री आजकल बने हुए हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं उनको बार बार बोलता हूं, हाँ तुम्हारी ग्रोथ तो नहीं हो रही है तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन देश की ग्रोथ रेट को अगर देखना हो तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव में विपक्ष तू मैं की राजनीति करेगा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाएं। विकास युक्त ये सरकार, ये कार्यकाल रहा, ये जनता के पास ले जाने का आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी आग्रह से कहा कि विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है, उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। गौरतलब है कि 2 दिवसीय अधिवेशन में पीएम मोदी का समापन संबोधन होगा। दूसरे और अंतिम दिन दूसरा प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि विकसित भारत मोदी की गारंटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया। विकसित भारत मोदी की गारंटी नाम से रखे गए प्रस्ताव में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। साल 2014 तक भी देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनका बैंक में खाता नहीं था, और आपको मालूम है 50 करोड़ गरीबों के देश में खाते खुल गए हैं। आज बिना गारंटी के रेहड़ी पटरी वाले लोगों को बैंकों से लोन मिल रहा है। उनकी गारंटी किसने दी है? उनकी गारंटी देने वाला भी तो कोई चाहिए। उनकी गारंटी देने वाला एक ही भारत माता का सपूत है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पास कराकर नारी को सशक्त किया, तो वहीं बंगाल में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वो चिंता का विषय है। हमारे ही इस देश में एक राज्य है वेस्ट बंगाल। क्या हो रहा है वहां?
नारियों के साथ किस प्रकार का जुल्म ढाया जा रहा है, उनकी इज्जत और असमत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है, और हमारे कार्यकर्ता जिस बहादुरी के साथ इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं अपने वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूं सभ्य समाज के मस्तक पर कलंक है, इसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए। और साथियों, मैं कह सकता हूं कि भारत को संवैधानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास पिछले 10 वर्षों में किए हैं, वो इस देश के इतिहास में दावे के साथ मैं कह सकता हूं पहले कभी नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब की बार 400 पार एक नारा नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर गांव-गांव जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये पहला कार्यक्रम संभल में होगा, जहां वो कल की पीठ के प्रस्तावित मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित कई योजनाओं की घोषणा भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। दोपहर बाद प्रधानमंत्री लखनऊ के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे, जहां वो इस ग्राउंड सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास से संबंधित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य किया जाना है और लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री इनमें से कुछ उद्यमियों को जमीन आवंटन से संबंधित प्रमाण पत्र सौंपेंगे। प्रयागराज में मेडिकल एसोसिएशन की शाखा इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन एवं 2 व्हील ट्रील की टीम ने प्रयागराज से अयोध्या, जिसमें 25 डॉक्टर की टीम थी, साइकिल से अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए, जिसमें शहर के कई बड़े डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। ये यात्रा प्रयागराज से निकलकर अयोध्या को पहुंचने के लिए 2 विश्राम इसने लिए, जिसमें पहला स्टॉपेज प्रतापगढ़ और दूसरा सुल्तानपुर में हुआ। साथ ही संस्था के पूर्व अध्यक्ष सुबोध ने बताया कि उनकी ये टीम है जो हमेशा साइकिलिंग करती है। सभी डॉक्टर अयोध्या में भगवान रामलला के जो ऐतिहासिक मंदिर है उसके दर्शन करने जाएंगे। वहीं संस्था के सचिव आशुतोष गुप्ता ने कहा कि इस साइकिल यात्रा के 2 उद्देश्य हैं। पहला तो भगवान के ऐतिहासिक मंदिर व रामलला के दर्शन करना, और दूसरा इस साइकिल यात्रा से मैसेज देना कि साइकिलिंग हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं और वैसे भी हम लोग साइकिल से पहले भी जा चुके हैं। हमारा एक साइकिलिंग का ग्रुप है और आज 24 लोग हम लोग एक साथ साइकिल से यहाँ जा रहे हैं और उम्मीद है कि करीब 2-2:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, दर्शन करने और साइकिल दोनों का मजा लेने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों संग GBC 4 को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने खासतौर पर प्रधानमंत्री समेत अन्य VIP मेहमानों और निवेशकों के आगमन, बैठने और अन्य सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मुख्य हॉल और वहां बने मंच का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ राजभवन में 55वीं प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ किया। इसके बाद राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ये प्रदर्शनी 17 से 19 फरवरी 3 दिनों तक चलेगी। सीएम ने यहां विभागीय अधिकारियों व किसानों से फलों, सब्जियों के बारे में जानकारी ली और इसके आयात निर्यात के बारे में भी पूछा। राज्यपाल व सीएम ने स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पास भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% है, लेकिन देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश का है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो पारंपरिक खेती के साथ ही अद्यानिक फसलों को बढ़ावा देना होगा। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। ये प्रतिवर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और बड़ी रुचि के साथ
प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल वाराणसी के गोलगंडा चौराहे से शुरू हुई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आमजन शामिल रहे। राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। राहुल गांधी की यात्रा पीली कोठी, विश्वेश्वरगंज, मैदागिन, बुलानाल चौक, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए रुकी, जिसके बाद बांसवाटा गोदौलिया आकर उनकी यात्रा सभा में परिवर्तित हो गई। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे। आज राहुल गांधी प्रयागराज में यात्रा प्रारंभ करेंगे। शाम तक यात्रा के लखनऊ पहुंचने की संभावना है। जनपद हापुड़ पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोकसभा चुनाव पर जयंत चौधरी ने कहा कि चुनाव की घड़ी जब आएगी तब बताएंगे, अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। गठबंधन से अलग होने पर जयंत चौधरी ने कहा कि जब औपचारिक घोषणा होगी तब उन सभी सवालों के जवाब खुलकर देंगे। क्या कारण रहे, आगे की उनकी क्या सोच है, क्या वो करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, क्या उनके मुद्दे हैं, सारी बात करेंगे। जब औपचारिक घोषणा होगी तब इन सवालों का जवाब खुल के मैं दूंगा। क्या कारण रहे, आगे की क्या हमारी सोच है, क्या हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे मुद्दे, सारी बात करेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस लॉन्च वाहन F-14 पर इनसेट 3DS मौसम उपग्रह लॉन्च किया। इसरो ने सैटेलाइट इनसेट 3DS को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। सैटेलाइट इनसेट 3DS के प्रक्षेपण वाला ये एक GSLV मिशन था। इनसेट 3DS मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी संबंधी सैटेलाइट है। आपदा प्रबंधन की स्थिति और धरती की सतह की निगरानी तथा मौसम संबंधी विश्लेषण के लिए ये अहम है। इससे मौसम व आपदा संबंधी चेतावनी का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। मिशन निदेशक ने कहा कि इसरो के मेहनती लोगों की वजह से ये संभव हुआ है। अभी आप देख रहे हैं यह प्रथम चरण के कोर बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट सबसे निचला भाग है। इसे सावधानी पूर्वक मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रख दिया गया है और इसके ऊपर की ओर आ रहा है यह मिडिल सेगमेंट है। यह प्रथम चरण का कोर बूस्टर कुल 5 भागों में बनाया जाता है। यह ठोस पानी के लिए पीने के लिए साफ पानी के अभाव में तमाम बच्चे न केवल गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं बल्कि इनमें से 1/4 अपनी जान भी गंवा देते हैं। जल जनित बीमारियों की वजह से होने वाली शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा देश में फिलहाल 25% है। पेयजल मिशन से जब हर घर में साफ पानी पहुंचेगा तो इस आंकड़े में कमी आएगी। 2 दिवसीय जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की संयुक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन लखनऊ में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव विनी महाजन ने इसकी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि राज्यों ने चुनौतियों से निपटते हुए लक्ष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हम गांव को ODF प्लस करने के दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। गीले और सूखे कचरे का निस्तारण करने के लिए नई नई विधि का प्रयोग भी किया जा रहा है।
हमारे नोबेल लॉरिएट एक प्रोफेसर ने भारत का जब समीक्षा की तो उन्होंने बताया कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धि जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तेज़ी से हो रही है, उसको पूर्ण करने पर हमारे देश के बाल मृत्यु दर में 25% की कमी हो सकती है। यानी कि हर साल हम 1,36,000 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जान बचा पाएंगे। इसी तरह बाकी हमारी आबादी में भी सेहत का और जो बीमारी से चलते जो लोगों को खर्चा करना पड़ता है, चाहे उनको इलाज पर या उनको अपना काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो ये जो उनको आर्थिक नुकसान होता है उससे भी बचत होती है। तो इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो खास कदम उठाए जा रहे हैं, खास तौर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ठोस कचरे के प्रबंध से हम देखते हैं कि जैविक खाद जगह जगह बन रही है और प्रयोग में आ रही है। उसी तरह जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उसका सही तरीके से प्रयोग हो रहा है, कहीं सड़कों के निर्माण में, कहीं सीमेंट फैक्ट्रीज में, और जो जगह जगह पर कहीं कहीं ढेर लगे रखते थे कूड़े के, वो हमारे गांव में बड़ी तेज़ी से उस सब का समाधान हो रहा है। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे सभी राज्य और यूपी ने खास तौर पर पिछले 2 साल में हमने देखा है बहुत तेज़ी से प्रगति करी है, जल जीवन मिशन में भी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में भी। अलीगढ़ ताला तालीम की नगरी के चहुमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 को शासन से मंजूरी मिली है। शहर में 2,500 करोड़ का निवेश होगा। अब शहर से लेकर गांव तक विकास की गंगा बहेगी। शहरी क्षेत्र की 22 लाख और ग्रामीण क्षेत्र की 15 लाख आबादी होगी लाभान्वित। और इस महायोजना में 407 गांव और 9 निकायों को पहली बार शामिल किया गया है। वहीं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि शासन से मही योजना 2031 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शहर के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगी। पहली बार जीआईएस बेस्ड महायोजना लागू हुई है। इससे जिले में विकास में तेजी आएगी और हर व्यक्ति को लाभ होगा। नई महायोजना में आवासीय उद्योग क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। अभी तक जनपद अलीगढ़ में जो पुराना मास्टर प्लान था 2001 से 2021 वो लागू था, और उसके जाने के बाद ये नई महायोजना जीआईएस बेस्ड महायोजना अब लागू की जा रही है। ये 1635 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा विकास एरिया है उसमें इसके द्वारा नियोजन किया गया है, और कुछ आधारभूत संरचनाएं हैं जिनको कंसिडर करते हुए इस महायोजना को बनाया गया है। इस महायोजना में एक नगर निगम और एक नगर पालिका परिषद और 11 नगर पंचायतें शामिल हैं। और हम लोगों ने अलीगढ़ के औद्योगिक सांचे को और मजबूत करने के लिए और यहाँ पे जो रेजिडेंशियल डिमांड हो रही थी काफ़ी समय से, उसके मद्देनज़र इस महायोजना को तैयार किया है। अलीगढ़ नगर वासियों को बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि जो आज तक हमारे यहाँ समस्याएं चली जा रही थी, मानचित्र टाइम पर पास नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारी उसमें उलझनें आती थी, क्योंकि नया मास्टर प्लान अभी नहीं आया था। तो आज बड़ा खुशी का विषय है कि नया मास्टर प्लान आज से आ गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का धन्यवाद करता हूं, साथ ही भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिनकी कार्यकुशलता और लगन, परिश्रम और हम सब लोगों की मेहनत की वजह से आज हम लोगों को नया मास्टर प्लान मिला। आगरा में आयोजित होने जा रहे 32वें अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव के तहत आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा वॉकथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। आगरा सेल्फी पॉइंट पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान वॉकथॉन का शुभारंभ मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी द्वारा झंडी दिखाकर किया गया। ताज महोत्सव वॉकथॉन में शीरोज हैंगआउट संस्था की एसिड अटैक सर्वाइवर्स, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनों, विभिन्न संगठनों सहित पुरुषों के लिए सिर पर पगड़ी और भारतीय परंपरागत परिधान धोती कुर्ता, तो वहीं महिलाओं द्वारा साड़ी पहनकर बड़ी संख्या में भाग लेकर ताज महोत्सव में लोगों को आमंत्रित करने के साथ स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन दौड़ने का संदेश दिया गया। आज हमारा 3rd पोमो रन है, जो कि एक कल्चरल थीम के ऊपर है, क्योंकि हम इंडियंस अपने कल्चर को भी नहीं भूलना चाह रहे हैं। जैसे कि फीमेल्स लोग हैं जो साड़ी भी पहनेंगी, अपने कल्चर का भी ध्यान रखेंगे, साथ में रन भी करेंगी। हम ये इंटरनेशनल मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज ताज महोत्सव, जो कि यहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है,
ये बेसिकली महोत्सव मनाया जाता है सारे आर्टिस्ट को प्रोत्साहन देने के लिए, और आज इस महोत्सव की शुरुआत ताज के प्रोमो रन 3 से हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि केवल राम मंदिर के कारण भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी, बल्कि एक व्यापक पार्टी के रूप में उभरकर भाजपा आई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाजपा में कांग्रेस के लोग आ गए हैं, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं। देश में भाजपा का जो हिंदुत्व चरित्र है वो उसका चित्र है, उसको देखकर भाजपा की पहचान होती है। ज्ञानवापी मस्जिद पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सपा को अब मुस्लिमों को बोल देना चाहिए। वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ऊपर बनी है उसको हटाकर पूरा मंदिर बनाएंगे। अगर वो मस्जिद दूसरी जगह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मदद करेंगे। नहीं, जो चुनाव के सवाल में तो मुझे नहीं लगता है कि राम मंदिर के कारण ही केवल हम जीतने वाले हैं। वही तो एक व्यापक पार्टी के रूप में उभर के आए हैं और राष्ट्र के लिए हमने जो भी सवालें उठाई है उसमें पब्लिक प्रसन्न है। कई चीज़ों को नहीं कर पाए हैं, परंतु लोग समझेंगे जो हम गिनाएंगे। इतना जरूर है कि मुझे तो कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।